हाँ जी भैया, सबको नमस्कार। आज अपन सॉल्व करेंगे अपना 18 तारीख का टेस्ट हुआ था रोटेशनल डायनामिक्स और उसके जो संबंधित क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है अपने को, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या है। सेकंड वाली सुई कोणीय वेग का मतलब होता है ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा है और ओमेगा बराबर क्या होता है, यहाँ पर तय किया गया विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन टी कह सकते हैं अपन। तो घड़ी की सेकंड वाली सुई जब चक्कर लगाती है, कोणीय वेग निकालने का मतलब अपन को एक पता है कि उसका एक चक्कर में जो टाइम लगता है वो पता है और एक चक्कर में कितना कोण तय करेगी वो पता है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, तो इसका कोणीय वेग निकाल सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जब घूर्णन गति करेगी तो उसका कोणीय वेग निकालना है तो हमें उसके द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन और समय पता होना चाहिए। तो सेकंड वाली सुई पूरा एक चक्कर जब तय कर लेती है तो उसका अपने को कोण पता होता है और उसका समय पता होता है। तो अपन एक चक्कर को साथ ध्यान रखते हुए इसको करेंगे। तो एक चक्कर में कितना कोण तय करती है, 2 पाई, 360 डिग्री हो गया। ये जो घड़ी है, कोई भी सुई हो, मिनट वाली हो या सेकंड वाली हो, आवर वाली है, वो पूरा एक चक्कर तय करती है तो कोण तो 2 पाई होता है। बात ध्यान रखनी है समय की। तो सेकंड वाली सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी सेकंड लग जाती है, 60 सेकंड। 60 सेकंड लगती है। हर एक बार वो टिक टिक करती है तो एक एक सेकंड करते करते पूरे 60 सेकंड घूम करके वो पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 30। और ये जो कोण होता है 2 पाई, ये रेडियन में होता है तो रेडियन पर सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट ये आएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट है एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। एक दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में पिंड के सभी कोण, घूर्णन गति जब कोई पिंड कर रहा है, चाहे वो ठोस है, द्रव है, सॉरी द्रव क्या मतलब खोखला है, इस तरह का डिस्क जैसा है या इसका वलय जैसा है, तो उन सब में जितने भी कण इसके साथ घूम रहे हैं, ये पूरी डिस्क घूम रही है, सारे कण घूम रहे हैं, या रिंग घूम रही है तो रिंग पे जितने भी कण हैं इसके सरफेस है वो सब घूम रहे हैं। तो उन सब कणों का ध्यान रखें आप। कोणीय वेग तो क्या होता है, समान। सभी का कोणीय वेग समान होता है क्योंकि सेम टाइम में सब चक्कर लगा जाते हैं। वो पोजीशन उनकी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ वाला कण मान लीजिए ये जितनी देर में एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ वाला कण भी उतनी देर में पूरा चक्कर काट जाता है। तो इसलिए कोणीय वेग सबका समान रहता है, समान टाइम में समान विस्थापन तय करते हैं। लेकिन रेखीय वेग जो होता है तो रेखीय वेग ओमेगा इंटू आर होता है। तो ओमेगा सबका समान है। आज जो डिस्टेंस होती है वो घूर्णन अक्ष से इनकी डिस्टेंस अलग अलग होती है। यहाँ वाले कण की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ वाले कितनी है, यहाँ वाले कितनी है। तो डिस्टेंस अलग होने से ये वेग सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ध्यान रखें इसमें। तो इसलिए अगर समान रैखिक चाल, रैखिक चाल समान नहीं होगी, समान रैखिक चाल ये भी गलत हो गया। भिन्न भिन्न रैखिक चाल परंतु समान कोणीय चाल रखते हैं। रैखिक चाल मतलब वी, रेखीय वेग, जिसको अपन मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, ये अलग होगा। और ओमेगा जो है रेडियन प्रति सेकंड वाला, ये सबका समान पाया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। अगला 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूमने वाले गतिपालक चक्र का कोणीय वेग। गतिपालक चक्र वाला कोई चीज़ है जो घूमने गति कर रही है, इसका कोणीय वेग पूछा आपने W, और ये गति कर रहा है 120 चक्कर प्रति मिनट। 120 चक्कर प्रति मिनट का मतलब आपको इसकी कोण आवर्ती दे रखी है, घूर्णन आवर्ती दे रखी है। और घूर्णन आवर्ती का और कोणीय वेग का समय होता है 2 पाई n। 2 पाई n बराबर क्या होता है, ओमेगा। तो n यहाँ पर क्या है, इसकी घूर्णन आवृत्ति, इस तरह से। तो 2 पाई गुणा n। अब आवर्ती, आवर्ती का मतलब कितने चक्कर प्रति सेकंड होता है, एक तरह से आवर्ती का मात्रा वैसे हर्ट्ज भी होता है, लेकिन यहाँ पर चक्कर प्रति सेकंड के रूप में दे रखा है। तो ये चक्कर प्रति मिनट, 120 चक्कर प्रति मिनट, यानी n बराबर आपको दे रखा है 120 चक्कर प्रति मिनट। और हमें यहाँ निकालना है इसको, आंसर दे रखे हैं सब सेकंड में। ऑप्शंस में ओमेगा जो पूछ रहा है उसके आंसर पर सेकंड में है, तो आपको ये भी किस में निकालनी पड़ेगी, पर सेकंड में। तो 120 चक्कर तो हो ही गया और मिनट की जगह क्या लिख देंगे, 60 सेकंड। तो ये कट जाएगा, तो जाएगा 2 चक्कर प्रति सेकंड। तो ये n का मान यहाँ लिख देंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई गुणा 2, ये तो जाएगा 4 पाई रेडियन। अब यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड। यहाँ 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये 4 पाई स्क्वायर। ध्यान रखें, छोटे छोटे बार स्पन स्क्वायर का ध्यान नहीं देते, सीधा ध्यान आपका मान लो वहाँ पर चला गया, फटाफट टिक कर दिया। तो ये थोड़े से जो मिलते जुलते आंसर होते हैं, थोड़ा सावधान रखने की जरूरत होती है। समझ आया? ये तो कहने मतलब यहाँ पर अगर आपको कोण दे रखा हो तो कोण थीटा बटा टी कर देंगे। अगर आवर्ती दे रखी इस तरह से 2 पाई
एन से निकालेंगे। एन ये घूर्णन प्रति मतलब घूर्णन आवर्ती चक्र प्रति सेकंड हो सकता है, चक्र प्रति मिनट हो सकता है, चक्र प्रति आवर हो सकता है। अब कौन सा काम लेंगे तो डिपेंड करता है वो ऑप्शन मतलब पूछा किस में, ये ओमेगा किस मात्रा में पूछा है, उसी हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी है, कार लिखा सी है, नहीं कार का पहिया 1200 चक्र प्रति मिनट की दर से घूम रहा है, यानी इसका एन दे रखा आपको 1200 चक्र प्रति मिनट, इस दर से घूम रहा है। और गाड़ी के त्वरक एक्सीलेटर के दबाने पर 10 सेकंड बाद ये कितना हो जाता है 4500 चक्र प्रति मिनट लगाने लगता है, यानी ये N1 था और N2 हो गया 4500 चक्र प्रति मिनट। और कितने टाइम बाद हो गया ऐसा 10 सेकंड बाद। तो क्या पूछा है, कोणीय त्वरण बताओ, पहिए का कोणीय त्वरण। तो पहिए का कोणीय त्वरण का मतलब अल्फा लिखते हैं, ये होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। जब हम कोणीय रेखीय त्वरण निकालते हैं तो वह रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय करते हैं, यहाँ कोणीय त्वरण निकालते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। अब कोणीय वेग में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन जो भी डेल्टा टी लाया है। तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ का आवर्ती देखिए घूर्णन आवर्ती तो ये होता है 2 पाई एन, अब 2 है तो 2 पाई N2 माइनस 2 पाई N1 अपॉन डेल्टा। एक बार सही सूत्र सेट हो जाए, हर चीज़ नहीं रटनी आपको, ये मूल सूत्र ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ये हाथ क्या चेंज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं ये भी रट रखा, ये भी रट रखा, ये भी रट लिया। तो आपको मूल सूत्र याद कर लो और उसको चेंज करना चाहिए। इसमें 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन टी डेल्टा टी। अब यहाँ पर वही वो ध्यान रखना है, ये कोणीय त्वरण यहाँ पर सेकंड स्क्वायर में है, तो पर सेकंड स्क्वायर में है, इसका मतलब यहाँ पर जो आवृत्ति है वो भी आपको चक्र प्रति सेकंड में निकालनी है, जबकि अपन को दे रखी थी चक्र प्रति मिनट में। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये था 1200 चक्र प्रति मिनट, तो मिनट के यहाँ लिख देंगे 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। ऐसे 4500 वाला था, 4500 चक्र प्रति मिनट था, तो मिनट लिख देंगे 60 सेकंड लिख देंगे इसको, ठीक है। इसको भी काटे पर कितना आएगा 7 से 42, 30 7 बजे 35, ये हो जाएगा चक्र 75 चक्र प्रति सेकंड। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई का मान लिखेंगे और N2 माइनस N1, N2 कितना है 75 और N1 हो गया 20 अपॉन टाइम कितना हो गया 10। इससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, ध्यान रखना, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपने 2 पाई का मान लिया है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर में आता है। अब यहाँ आंसर दे रखा है, ये रेडियन में आ रहा है और डिग्री में आ रहा है, तो इसमें रेडियन में जो आंसर आएगा उसको आप इधर चेक सोल्व करके लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। और रेडियन वाला आंसर नहीं मिलता है तो रेडियन में आप लिख सकते हैं, जहाँ पाई रेडियन होता है वहाँ 180 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर रेडियन वाला ऑप्शन मैच नहीं करता है तो आप जहाँ जहाँ पाई रेडियन लिखा था वहाँ 180 डिग्री लिख करके डिग्री में भी सोल्व कर सकते हैं। 2 पाई रेडियन लिखा तो उसकी जगह 360 डिग्री लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन आगे आप सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट, एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर कागज के तल में चक्कर लगा रही है, तो कोणीय त्वरण की दिशा क्या होगी। कोई वस्तु जिस भी तल में चक्कर लगाती है, मान लीजिए चक्कर लगा रही इसका, तो फिलहाल ये वस्तु यहाँ पर बोर्ड के तल में चक्कर लगा रही है, मतलब ऐसे अपने जैसे कागज भी लिखते हैं तो कागज के तल में चक्कर लगा रही है। तो तल में जब चक्कर लगाएगी तो उसका जो ओमेगा और अल्फा जो होते हैं इन सब की दिशा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, दाएं हाथ के नियम काम लेंगे। दाएं हाथ की अंगुलियों को उसकी घूर्णन की दिशा में रखेंगे तो जो अंगूठा होता है वो ओमेगा की और अल्फा की दिशा को बताएगा। तो अगर ये यूं चक्कर लगा रही बोर्ड के तल में तो अंगुलियों को भी यूं घुमाएंगे, दाएं हाथ की अंगुलियों को, तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा, तो ये ओमेगा बाहर की ओर है। ओमेगा बाहर की ओर होने का मतलब इस पूरे तल के लंबवत आ गया बाहर की ओर। ये बोर्ड इसका तल है और अंगूठा इसके लंबवत है, तो यानी तल के लंबवत, चाहे वो बोर्ड का तल हो चाहे कागज का तल हो। तो ओमेगा अल्फा दोनों ही कागज के तल के लंबवत होते हैं और बोर्ड के तल के भी लंबवत होते हैं, अगर वो तल इस तल में घूम रही है तो। अगर वो ऑलरेडी इस तल के लंबवत घूम रही है, मैं चकती यूँ घूम रही, मान लो बोर्ड के चकती यूँ, बोर्ड खड़ा है और चकती घूम रही है यूँ, तो इसका मतलब आपके पास हो गया वो, फिर आपको जो ओमेगा और अल्फा आएगा वो इस दिशा में आएगा लंबवत, तो बोर्ड के तल में हो जाएगा। ऐसे ही कागज यूँ रखा है और वस्तु पहले से कागज तल के लंबवत यूँ घूम रही है, तो ओमेगा अल्फा आएगा कागज के तल में। तो चकती कागज के तल में है तो ओमेगा अल्फा दोनों ही कागज के तल के लंबवत आएंगे, तो इसमें कहीं लिखा होगा। अब वो कागज के तल के लंबवत का मतलब इसकी त्रिज्या जैसे मान लीजिए है, तो त्रिज्या तो बोर्ड के तल में है, तो लंबवत क्या हो गया इसकी, त्रिज्या के लंबवत। इस तल में जितनी भी लाइनें खींची है हर लाइन के लंबवत आएगा ओमेगा और अल्फा, तो त्रिज्या के लंबवत ऊपर की ओर, ये त्रिज्या हो गई,
इसके लंबवत। तल के लंबवत भी बोल सकते हैं, और चूंकि त्रिज्या भी इस तल में है तो उसके भी लंबवत बोल सकते हैं। त्रिज्या गणित बिल्कुल नहीं सकता, त्रिज्या गणित का मतलब इधर हो गया, इधर नहीं आएगा। स्पर्श रेखा मतलब इधर या इधर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। और कोणीय वेग के लंबवत, कोणीय वेग जिधर होगा उधर ही कोणीय त्वरण भी होता है। ओमेगा और अल्फा दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे इस तरह से, अगर त्वरण है तो। मंदन होगा कोणीय मंदन तो फिर वो ओमेगा का उल्टे दिशा में होगा, ये ध्यान रखें। ऐसे देखा 10 किलोग्राम द्रव्यमान और 0.5 मीटर त्रिज्या वाले गोले का एक स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण। अब जड़त्वागुण क्वेश्चन आ रहा है, तो आई जड़त्वागुण सूत्र पर लिखें, किसके लिए निकाल रहा है? गोला। यहाँ गोला कुछ नहीं बोलता, ठोस गोला मान लें आप, और ठोस गोले का जड़त्वागुण होता है, ये गोला अगर है तो एक तो इसके जो व्यास के अनुदिश जाता है और एक स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठोस गोला, उसका व्यास के सापेक्ष जड़त्वागुण होता है 2/5 mr²। और अगर स्पर्श रेखा के सापेक्ष पूछा है तो इसमें फिर यहाँ ये दूरी r है तो mr² और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7/5 mr²। समझ में आई बात? ठोस गोले का और खोखले गोले का ध्यान रखना है। ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष 2/5 mr² होता है, अगर खोखला हो होलो तो उसके व्यास के सापेक्ष होता है 2/3 mr²। किसका ज़्यादा हुआ यहाँ पर? ये 2/3 वाला ज़्यादा है, किससे? 2/5 से, खोखले गोले का। खोखले गोले का ज़्यादा होता है जड़त्वागुण अगर उनका द्रव्यमान समान है तो। समान द्रव्यमान का ठोस और खोखले में से खोखले का जड़त्वागुण ज़्यादा होता है, क्योंकि खोखले में द्रव्यमान दूर फैला होता है, क्योंकि ठोस में उसी द्रव्यमान से कुछ हिस्सा अंदर ही भरा होगा। तो घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान जितना दूर होगा उसका जड़त्वागुण उतना ही ज़्यादा दूर होता है। तो ये ठोस के लिए 2/5 + mr²। यहाँ पर समांतर अक्षों पर में से इस अक्ष के सापेक्ष निकालना हमको, लिखा है यहाँ पर गोले का स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा गोले को स्पर्श करती हुई रेखा जो होगी वो व्यास के समांतर होती है, तो ये तो हो जाएगा इसके सापेक्ष जड़त्वागुण में से अपन प्रमेय लगाएं, आई बराबर किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण बराबर इसके समांतर व्यास से गुजरने वाला, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्वागुण हो जाएगा, IC बोल सकते हैं इसको, प्लस इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग और द्रव्यमान का गुणनफल, ये सूत्र होता है। तो इसका मान हो गया 2/5 mr², IC का मान, और साथ में mr² जोड़ दिया तो 7/5 mr²। अब 7/5 mr² तो मान लिख देंगे 7/5, m कितना था? 10 किलोग्राम, और r² कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ये 2 बार कट गया, 7 × 2 × 0.5 का स्क्वायर 0.25, 25 दूना 50, पॉइंट यहाँ लग गया, गुणा 7, 7 × 35, 3.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस तरह से मात्रा का ध्यान रखें, किलोग्राम मीटर। ऐसे क्वेश्चन है, किसी छत से लगे हुए पंखे को चलाने पर यह प्रथम 3 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। यदि पंखे का कोणीय त्वरण समान रहे तो अगले 3 से, छोटा सा लिखा हुआ है, 3 सेकंडों में यह कितने चक्कर लगाएगा? प्रथम 3 सेकंड है, प्रथम 3 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 10 चक्कर। तो कह रहा अगले 3 सेकंड में, अगले 3 सेकंड में कितने चक्कर ये लगाएगा, और साथ में कोणीय त्वरण निश्चित है, अल्फा साथ में कांस्टेंट। अब अल्फा कांस्टेंट तो है, लेकिन अल्फा कितना है उस हिसाब से तय होगा। ये कांस्टेंट का वो बदल तो नहीं रहा, लेकिन कितना है वो त्वरण जो है वो 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है या 4 है 6 है, उस हिसाब से स्पीड चेंज होगी ना। हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि त्वरण है, लेकिन कितनी बढ़ेगी तो वो डिपेंड करेगा त्वरण है कितना, उसी हिसाब से अगले 3 सेकंड निकलेगा। यानी नेक्स्ट 3 सेकंड में वो कितना भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि उसका अल्फा कितना है। हम अभी शुरू के 3 सेकंड मान लो अपन 10 मीटर चल रहे हैं, और अगले 3 सेकंड में कितना जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ा दी है। धीरे धीरे बढ़ाई तो थोड़ी जाएंगे, और तेज बढ़ाई तो और तेज जा सकते हैं। तो कितना लगाएगा, इसलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अल्फा निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद, और जब अल्फा ये नियत होता है तो आप घूर्णन गति में भी न्यूटन की गति के समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एक तरह से चक्कर पूछ रहा है, चक्कर निकालने के लिए अपने कोण पता होना चाहिए, कितना घूर्णन का मतलब कितना कोण तय किया गया। अगर 360 डिग्री कोण तय कर लिया मतलब 1 चक्कर हो गया। तो आपको चक्करों की संख्या निकालनी है तो इसका मतलब आपको कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा पर निकालेंगे तो थीटा बराबर ओमेगा टी, जैसे लिखते हैं ना न्यूटन की गति के समीकरण जो रेखीय गति वाले करते हैं अपन, उसे तुलना करते हुए लिख देता हूँ। जैसे वहाँ लिखते हैं एक्स बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे प्रारंभिक एक्स की जगह थीटा लिख देंगे, कोणीय विस्थापन, यहाँ कोणीय वेग ओमेगा टी प्रारंभ वाला,
और 1/2 एक ही जगह अल्फा कोणीय त्वरण और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अपन इसमें शुरू में यानी प्रारंभिक बिंदु से अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रारंभ में कोणीय वेग कितना है 0 और प्लस 1/2 अल्फा अपन को ज्ञात करना दरअसल, क्योंकि अल्फा के काम आएगा। तो थीटा कितना तय कर लिया इसने शुरू के प्रथम 3 सेकंड में, प्रथम 3 सेकंड मतलब विराम अवस्था से चला था ये पंखा, तो वो तो ओमेगा हो गया, लेकिन अगले 3 सेकंड में 10 चक्कर लगा लिए। 10 चक्कर मतलब कोण कितना हो गया, एक चक्कर में 2 पाई कोण, तो 10 चक्कर में 20 पाई कोण हो गया। एक चक्कर में आप ध्यान रखें 2 पाई रेडियन कोण, इस तरह से। तो ये अल्फा याद कर लेंगे, कितना टाइम लगा 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 20 पाई बराबर 3 × 9 अल्फा अपॉन 2। अल्फा निकालना अपने को, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 पाई अपॉन 9 इजिकल टू क्या आ गया अल्फा। ये हमारे पास अल्फा का मान आ गया और ये कांस्टेंट है। तो ये तो मैंने अगर अल्फा का मान निकाला, क्यों वो जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा ना कि भाई अगले 3 सेकंड कितना घूमेंगे, तो वो अल्फा पर डिपेंड करता है, तो हमने अल्फा का मान निकाल लिया। अब बताना अगले 3 सेकंड में कितना निकालेंगे। अब अगले 3 सेकंड के लिए सूत्र लगाएंगे, तो फिर आपको यहाँ प्रारंभिक वेग 0 नहीं कर सकते। अगर यहाँ t अगला 3 सेकंड लिखना चाहते हो t का मान, तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 3 सेकंड में कुछ वो चल भी तो चुका है, तो अब इसकी स्पीड 0 नहीं आएगी। तो लेकिन वो तरीका कठिन होता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको टोटल कितना चल गया, 3 पहले और 3 बाद में चला रहा है, टोटल 6 सेकंड चला रहा है, तो पूरे 6 सेकंड के लिए सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो 6 सेकंड में तो प्रारंभ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कोणीय वेग 0 हो जाएगा। समझ रहे, जैसे मान लो ये 2 हिस्से कर लें अपन, एक हिस्सा और ये 2 हिस्सा। शुरू में कोणीय वेग 0 था इसका, 3 सेकंड बाद कुछ ओमेगा आ गया, और बाद में ये 6 सेकंड बाद क्या जाएगा ओमेगा डैश। तो इस पूरे 6 सेकंड के पोर्शन के लिए भी प्रारंभिक कितना हो जाएगा 0, और इस 3 सेकंड के लिए भी शुरुआती 3 सेकंड के लिए प्रारंभिक कितना था 0। लेकिन इन वाले 3 सेकंड के लिए ये प्रारंभिक वेग 0 नहीं कहलाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे 6 सेकंड वाले पोर्शन के लिए इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, तो प्रारंभिक कोणीय वेग को 0 लिख सकते हैं। तो इस पूरे 6 सेकंड का विस्थापन निकालेंगे, उसमें शुरू के 3 सेकंड का विस्थापन माइनस कर देंगे, तो अगले 3 सेकंड का विस्थापन आ जाएगा। ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। पूरे 6 सेकंड के लिए कोणीय विस्थापन निकाल के शुरू के 3 सेकंड का कोणीय विस्थापन घटा देंगे, तो अगले 3 सेकंड का आ जाएगा। इसलिए अपन अगली बार थीटा लगाएंगे, ये थीटा 1 मान लीजिए एक तरह से, तो थीटा 2 बराबर, अब कोण वेग तो वही पूरे 6 सेकंड के लिए 0 बराबर 1/2 अल्फा। अब अल्फा अपन ज्ञात कर चुके हैं, ये अल्फा का मान 40 पाई बटा 9 गुणा, अब पूरा 6 सेकंड का समय, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 1/2 गुणा 40 पाई अपॉन 9 गुणा 6 का 36 हो गया। इससे काट देंगे, 4 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो आएगा 40 गुणा 2 80 पाई, 80 पाई, ठीक है, इस तरह से। अब अपन को ये थीटा 2 आ गया है, तो थीटा 2 में से अपन ये प्रारंभिक कितना था 80 पाई, 80 पाई का मतलब क्या आ गया, दूसरा पूरे 6 सेकंड का विस्थापन, पूरे 6 सेकंड का विस्थापन 80 पाई आया। इसका मतलब से चक्कर कितने लगाए, क्यों आंसर अपन को चक्कर के फॉर्म में देना है, ठीक है ना। तो चक्कर आगे इसमें 2 पाई का भाग दे देंगे इसमें, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी, यानी 80 पाई में अपन क्या कर देंगे, क्योंकि 2 पाई कोण तय करने पर एक चक्कर होता है, तो 2 पाई में एक चक्कर होता है, तो एक 80 पाई में कितना हो जाएगा 80 पाई अपॉन 2 पाई, तो कितना गया ये 40 चक्कर। तो 40 चक्कर लगा रहा अगले पूरे 6 सेकंड में, और शुरू के 3 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा था 10 चक्कर। तो शुरू के 3 सेकंड में 10 चक्कर लगा चुका है, यानी इस वाले पोर्शन में ये 10 चक्कर लगा चुका था, और इस पूरे पोर्शन में ये 40 चक्कर लगा रहा है। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में कितना लगाया इसने 30 चक्कर लगाए हैं। तो ये आंसर इस तरह से बन करें। अब देखो एक क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 कण 0.1 मीटर त्रिज्या और नगण्य द्रव्यमान की एक वृत्तीय चक्ति की परिधि से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको तो चक्ति दिखा रखी है और साथ में कुछ और इन्फो बोल रखा है कि कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 कण हैं, जो 0.1 मीटर त्रिज्या वाली कोई चक्ति है। ये चक्ति होना पूरा सॉलिड, इसकी त्रिज्या 0.1 है, और उस पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान 5 कण चिपके हुए हैं। इसके परिधि की
वृत्तीय चक्ति की परिधि से जुड़े हुए, परिधि का मतलब 5 कण जुड़े हुए हैं। एक कण यहाँ पर हो गया, इस पर एक यहाँ हो गया होगा, एक इस तरह से, 3 4 5 इस तरह से। पाँचों पास पास भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है सबके, लेकिन जो भी है वो सब परिधि पे है। यानी चक्ति थी, उसकी परिधि पर 5 कण जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना है? 2-2 किलोग्राम। और उन सब की दूरी कितनी है? त्रिज्या के बराबर, यानी 0.1 मीटर 0.1 मीटर, इस तरह 5 कण। तो इसके तल के लंबवत केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः इस निकाय का जड़ता गुण, निकाय का मतलब जितने भी कण जुड़े हुए हैं सबके ध्यान रखना है। कहाँ पर? तल के लंबवत, यानी चक्ति का तल हो गया, ये बोर्ड का तल ही चक्ति का तल है, तो उसके लंबवत, ये जो अक्ष आया, इस अक्ष के लंबवत निकालना है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर जो चक्ति है उसका अपन, जैसे चक्ति का अगर आपको ध्यान हो तो mr²/2 लिखते हैं केंद्र के सापेक्ष। ये वाला सूत्र यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि चक्ति तो खुद नगण्य द्रव्यमान की है, ये चक्ति की शेप ही है, इसमें द्रव्यमान बहुत नगण्य है। तो द्रव्यमान मतलब इसका m तो 0 है, तो इस चक्ति का तो कोई हिस्सा नहीं है। इस पूरे जड़ता गुण में चक्ति का कोई जड़ता गुण नहीं आएगा। सिंपल सा उन्हें मान के चलना कि अक्सिस यहाँ है और उसे r दूरी पर ये 5 कण है, तो उन सब का कणों का अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अलग अलग 5 कण है, प्रत्येक कण का mr² होता है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कि चक्ति, रिंग, गोला, इस तरह की शेप नहीं है, हर कण का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो यहाँ पर I जो होगा, और r दूरी पर स्थित जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष r दूरी पर m कण का, m द्रव्यमान कण हो तो उस कण का हो जाएगा mr²। ऐसे 5 कण है तो उनका हो जाएगा 5mr²। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चक्ति जैसी आकृति पे 5 कण चिपके हुए हैं, लेकिन चक्ति का खुद का द्रव्यमान 0 है, तो चक्ति का खुद का कोई जड़ता गुण नहीं है, केवल प्रत्येक कण का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक कण किसी घूर्णन अक्ष से r दूरी पे हो, m द्रव्यमान कण, तो उसका होता है mr²। तो 5 कणों का हो जाएगा 5mr²। तो 5 गुणा, अब m द्रव्यमान कितना है? 2 किलोग्राम इंटू r², r कितना है? 0.1, का स्क्वायर, ये 10 गुणा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 10 गुणा 0.01, और गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.1, और 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक देखो, और अब एक क्वेश्चन है, समान धातु से बनी और समान मोटाई की 2 वलयों की त्रिज्याएं 0.2 मीटर और 0.6 मीटर है, तो इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात क्या होगा? ध्यान रखें, इसमें समान धातु से बनी हुई है, यानी धातु समान दे दी, इसका मतलब घनत्व समान है सबका, मोटाई समान है, तो इनकी वलयों की और त्रिज्याएं अलग अलग है। 2 वलय हैं, एक छोटी एक थोड़ी सी बड़ी, एक की त्रिज्या 0.2 है और एक की 0.6 है, इनकी जो मोटाई है वो समान है, इनकी धातु जो है वो समान है, तो इनके जड़ता गुण, तो वैसे तो वलय का जड़ता गुण mr² होता है, I बराबर, तो ऐसे तो आपको अनुपात निकालना है I1/I2, दोनों का अनुपात निकालना है, तो आप m1r1² अपॉन m2r2² करेंगे। लेकिन अब इसमें और द्रव्यमान समान होता अगर बाय द वे, तो ये mm कट जाता, तो त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर आता। लेकिन ये द्रव्यमान समान नहीं है, यहाँ घनत्व समान दैर्घ्य का, तो इस सूत्र को जो है पहले आपको घनत्व के रूप में लाना पड़ेगा। तो द्रव्यमान की जगह आप आयतन गुणा घनत्व करेंगे, और इंटू ये r1², और ये भी आयतन घनत्व r2²। चक्ति का द्रव्यमान है वो समान नहीं है, इसलिए इस द्रव्यमान को समान क्या देगा? घनत्व है, तो जो ये समान है उस रूप में सूत्र लाना पड़ेगा। तो द्रव्यमान को आयतन गुणा घनत्व कर दिया, आयतन द्रव्यमान m1 है तो आयतन v1, इसका v2, घनत्व ρ1 ρ2 लिख सकते हैं, घनत्व समान दे रखा है तो ρ ही लिख लेंगे, ये कट जाएगा। अब इसमें घनत्व आयतन जो है, आयतन भी क्या होता है? इस वलय का आयतन, तो वलय को अगर खोल के लंबी करें उस तरह से आयतन निकाल सकते हैं इसका, तो इसका पाई r² इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये आयतन होता है इसका बटा, मतलब जो इसका अनुप्रस्थ काट इस तरह से, और पाई r1² हो जाएगा, v2 हो जाएगा पाई r2² टी, और आगे ये r1² अपॉन r2² है, पाई पाई कट जाएगा, मोटाई भी समान दे रखी है, समान मोटाई की, तो ये आयतन का सूत्र है पाई r² टी, तो ये टी भी कट जाएगा, तो क्या हो गया? ये r1 की घात 4 और r2 की घात 4 हो गया सूत्र। r1 कितना है? 0.2, r2 कितना है? 0.6 और इसकी घात 4, ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1/3 की घात 4 इस तरह से।
ठीक है। तो 1/3 की घात 4 करेंगे, थोड़ा ऊपर देख लें जगह नहीं है यहाँ। तो 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, तो ये जाएगा 1/81। 3 3 9, 9 27, 27 दिया 81, तो 1:81। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर टी लिखना है। टी जहाँ मोटाई है और आर इसकी त्रिज्या, ठीक है। द्रव्यमान समान होता है तो सिंपल त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर आता है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हटके। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़ता गुण किस पर निर्भर करता है? जड़ता गुण तो आई बराबर एमआर स्क्वायर लिखते हैं, किसी भी कण का लिखेंगे तो त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। लेकिन द्रव्यमान में डिपेंड करने के साथ साथ द्रव्यमान का जो वितरण है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन वही बात है कि एक डिस्क बनाते हैं अपन एम द्रव्यमान की, और उसी एम द्रव्यमान की रिंग बनाते हैं, तो द्रव्यमान तो दोनों का समान है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर वो सारा द्रव्यमान जैसे घूर्णन अक्ष है, तो कुछ द्रव्यमान तो घूर्णन अक्ष के पास भी तो है इधर, और यहाँ पर सारा द्रव्यमान क्या है, बहुत दूर दूर होता है। तो समान द्रव्यमान की चकते के बजाय वलय का जड़ता गुण ज्यादा होता है, मतलब से कणों का वितरण थोड़ा सा दूर हो गया। ऐसे ठोस गोले का खोखले गोले का होता है, दोनों गोलों का द्रव्यमान समान है, लेकिन ठोस के तो थोड़ा अंदर भी तो द्रव्यमान होगा, क्योंकि खोखले में सारा द्रव्यमान क्या है, दूर दूर है, इसलिए उसका जड़ता गुण ज़्यादा होता है। तो यहाँ द्रव्यमान तो है ही, साथ में कणों का जो वितरण है कि कैसे रखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वस्तु के कोण वेग का जड़ता गुण कोई मतलब नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, वस्तु में द्रव्यमान के वितरण पर, ये इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान होना और साथ में उसका कैसे वितरित है वो दोनों ध्यान रखना है। और वस्तु के घूर्णन अक्ष पे, घूर्णन अक्ष डिपेंड करेगा कि आप इस वाले अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इस वाले अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, या स्पर्शिका के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। अलग अलग अक्षों के लिए हम सूत्र पढ़ते ही हैं इस तरह से। जैसे आप सिंपल साइज का इसको महसूस करना हो अलग अलग अक्ष का, तो एक बड़ी सी लंबी सी लकड़ी लें, उस लकड़ी को आप ऐसे घुमा के देखें यूँ, और एक उसको यूँ घुमा के देखें, और एक बीच में से घुमा के देखें, किस में ज़्यादा जोर आएगा, इससे आपको पता लग जाएगा। सॉरी, पेन गिर गया था। तो जड़ता गुण के हिसाब से ही उसको घुमाने में जो अपन को बल लगाना पड़ता है वो डिपेंड करता है, इसलिए इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। डायरेक्ट जड़ता गुण का कोणीय वेग से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पहिए का इसकी अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ये, तो इसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? आपको घूर्णन त्रिज्या पूछे तो किसी भी कण का आई, उसको m के स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं, या k वही होता है रेडिएशन ऑफ गायरेशन, यानी घूर्णन त्रिज्या, और i का मान जिस भी अक्ष के लिए दिया गया उस अक्ष का सूत्र लिख दें आप। जैसे मान लो गोला है, गोले के 2/5 mr² होता है, तो 2/5 mr² हो जाएगा, तो यहाँ mm कट जाएगा, और k स्क्वायर का मान 2/5 r² के बराबर है, फिर इसका अंडर करके k निकाल लेंगे। ऐसे मान लो चकती है, तो चकती के लिए भी i बराबर m के स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन चकती के लिए जैसे सूत्र मान लो तल के लंबवत mr²/2 होता है, इससे भी आप k का मान निकाल सकते हैं। यानी जिस भी कण का, जिस वस्तु का आपको जड़ता गुण दिया हुआ है, उसके जो सूत्र आपको मालूम है अक्ष के हिसाब से वो लिख लें, और उस सबको m के स्क्वायर के बराबर कर दें, तो उससे आप k का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या दिया, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पहिया दे रखा है, उसके अक्ष के प्रति जड़त्वाघूर्ण का मान, जड़त्वाघूर्ण मान देखा पाया था, आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा ही i का मान दे रखा है, तो किसी का भी i का मान दे दे, उसको m के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। ये सबके लिए सेम ही है, आप चकती ले सकते हैं, रिंग ले लें, गोला ले लें, बेलन ले लें, आयत ले लें, कुछ भी ले लें, सभी का i बराबर m के स्क्वायर तो होता ही होता है, बस उसका त्रिज्या के साथ सूत्र अलग लगा सकता है। ये किसी भी अक्ष के लिए सेम आएगा, क्योंकि ये k का मान अक्ष के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए सबके लिए फॉर्मूला सेम है i। तो अब i का मान, i का मान तो दे रखा आपको 160 बराबर m दे रखा 10 किलोग्राम गुणा k स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 16 आएगा, तो k स्क्वायर बाई, यानी k स्क्वायर बराबर 16, तो अंडर कर लेंगे, k बराबर आ जाएगा 4, और मीटर में आएगा ये 4 मीटर। नेक्स्ट, m द्रव्यमान और r त्रिज्या के 3 वलयों को दर्शाए गए चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। निकाय का जड़ता गुण y डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस है, और ये 3 वलय हैं, इन तीनों का द्रव्यमान सबका m है, त्रिज्याएं सबकी r है, r है वही पार है, इस तरह से। तो अब आपको देखना है कि जो एक्सिस है वो कहाँ कहाँ कौन सी वलय से कहाँ कहाँ पार हो रही है। तो ये जो 2 वलय है नीचे वाली, इनके तो किनारे से होके जा रही है, और एक के व्यास से होके जा रही है, और तीनों के तल में है। जैसे 3 त्रिज्याएं जोड़ दी, एक दर दी, 3 चूड़ियाँ बराबर रख दी अपने कागज़ पे, और उनके बीच में से व्यास से गुजार रहे हैं।
तो ये वलय है, तो अगर इस वाली वलय का अपन देखें तो वलय के व्यास के सापेक्ष, वलय के व्यास पे यूं रखा हुआ है, तो इसका जड़ता गुण होता है mr²/2। वलय के व्यास के सापेक्ष जड़ता गुण mr²/2 होता है। इनमें ये व्यास तो यहाँ रह गया और उसे समांतर ही हो गया, तो इनका हो गया, इस वलय का हो गया mr²/2 प्लस यहाँ से m और r दूरी है तो mr² और जुड़ जाएगा, तो ये होगा 3/2 mr²। ऐसे इसका भी यहाँ व्यास तो यहाँ रह गया, तो व्यास के सापेक्ष तो होता है mr²/2 प्लस फिर इसके समांतर जा रही है तो ये mr² और जोड़ देंगे, तो ये भी कितना हो गया 3/2 mr²। तो एक तो जड़ता गुण ये हो गया, इसका हो गया 3/2, इसका भी हो गया 3/2, तो ये दोनों को मिला करके 3 हो गया, 3 mr², और ये आधा mr² और जुड़ गया, तो 3 और आधा कितना हो गया 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 mr²। समझ आई क्या बात? जिस शक्ति के लिए एक्सिस जैसा है वैसा लिख दें उसका जड़ता गुण, उसको जोड़ देना। इन दोनों शक्तियों के लिए तो ये इनके तल में स्थित स्पर्श रेखी है ये, और इस वाली शक्ति जो ऊपर वाली उसके केंद्र से गुजरने वाला तल में स्थित है, तो वो आप दोनों सूत्र को लिख करके जोड़ सकते हैं। अगर आगे सुना, आयताकार प्लेट का तल के लंबवत और केंद्र से जाने वाली अक्ष के पर, तो ये आयताकार कोई प्लेट है पूरी, इसका तल के लंबवत यानी इस पूरे तल के लंबवत और केंद्र से यहाँ वाला जो है एक्सिस, यानी जो इसके इन दोनों भुजाओं के लंबवत ही हो जाता है, लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस सेक्शन है, वहाँ से लंबवत एक्सिस है। इसके लिए आप सीधा एक ये सूत्र होता है, इसको याद कर लेंगे। जो छड़ के लिए होता है, जैसे एक छड़ मान लीजिए, एक ही छड़ मान लीजिए, दोनों छड़ों का योग करना है, तो छड़ का mr²/12 जैसे बेलन होता है ना, बेलन नगण्य त्रिज्या का, तो mr²/12 होता है, तो यहाँ पर ml²/12 है प्लस mb²/12 है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये l है और ये b है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ के इस सूत्र को आप सीधा याद कर सकते हैं। ऐसे ही तल में स्थित स्पर्श रेखा के प्रत्येक शक्ति का जड़ता गुण I है। तल में स्थित स्पर्श रेखा, ये शक्ति है कोई, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा ये होगी, इसके लिए जड़ता गुण कितना है I। और वैसे अपन देखें द्रव्यमान और त्रिज्या के हिसाब से, मान लो m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, तो तल में स्थिति के लिए कितना होगा, तो इसके व्यास के सापेक्ष होता है mr²/4, शक्ति का व्यास के सापेक्ष mr²/4 होता है, और इसमें आप इसके लिए निकालना है तो इसके समांतर दे हो गया, वो लिख दिया और mr² जोड़ देंगे। इस समांतर प्रमेय है कि यहाँ पर इस अक्ष के सापेक्ष सही है, तो इसके सापेक्ष केंद्र से गुजरने वाला ये अक्ष हो गया, उसके लिए mr²/4 हो गया, प्लस आपने फिर ये mr² जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना हो गया ये 5/4 mr²। इस 5/4 mr² उसने I क्या रखा है, तो करेगा तब तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा मतलब ये यूं अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो वो हो जाएगा आपके पास। तो तल के लंबवत का निकालना, जैसे शक्ति यूं है, इसके लंबवत इसका स्पर्श रेखा, तो पहले आपको इस अक्ष का पता होना चाहिए, केंद्र से गुजरने वाला तल के लंबवत वो mr²/2 होता है, तो mr²/2 में mr² जोड़ देंगे, तो इसका जो I' आएगा वो तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाला mr²/2 और प्लस mr² जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 mr²। ये आंसर आ गया, लेकिन हमें अभी इसमें आंसर देना I की फॉर्म में, सब जगह आंसर किस में I। आप सिंपल सा इसको डायरेक्ट सोल्व करते लास्ट सेकंड लाइन को, तब तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा, तो आंसर आ गया ये, लेकिन आंसर इस रूप में नहीं है, वो I के रूप में है, तो हमें इसमें mr² को चेंज करना पड़ेगा I की फॉर्म में, तो वो इससे देखेंगे अपन, क्योंकि 5/4 mr² को इसने क्या कर रखा था I, तो I लिख देंगे, तो mr² बराबर क्या हो गया, तो 4 को पढ़ जाओ 5 को नीचे जाओ, तो 4I/5। तो अब इसको मान यहाँ लिख देंगे, तो 3/2 तो 3/2 हो गया, और mr² की जगह आप यहाँ से ले आएंगे 4I/5, ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6I/5, 6I/5। ठीक, नेक्स्ट, निम्न से किसका जड़ता गुण सबसे अधिक होगा, किसका जड़ता गुण सबसे अधिक होगा, तो यहाँ देखो वर्ताकार वलय का इसके तल के लंबवत अक्ष पर वलय है, इसके तल के लंबवत ये जो अक्ष होता है यूं लंबवत, ऐसे चक्ति है, चक्ति का भी तल के लंबवत ये वाला, और ठोस गोले का और दंड चुंबक का, इन सब में चूंकि सब के अंदर ठोस गोले दंड चुंबक चक्ति सब में कण जो हैं केंद्र के पास भी हैं, लेकिन वलय एक ऐसी चीज़ है जिसमें कण केवल दूर ही दूर हैं, पास में नहीं है। द्रव्यमान सबका सेम दे रखा है, तभी तुलना कर सकते हैं इनकी, तो उस केस में
वलय के कण ज़्यादा दूर हैं तो जड़त्व आघूर्ण सबसे ज़्यादा किसका होगा, वलय का ही होता है। इस तरह से इसीलिए आप देखोगे जो टायर वगैरह बनाते हैं अपन वो वलय के जैसा ही बनाते हैं। साइकिल का टायर अगर चक्ति से बना देंगे तो उसको चलाने में बहुत जोर आता है, फैशन अलग बात है। बाकी वलय जैसा टायर जो बनाते हैं उसका फ़ायदा है कि एक बार उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है लेकिन उसको आसानी से रुकती भी नहीं है। अगर आप चक्ति जैसा बना दो टायर तो चक्ति के टायर में आप पहले रोकते तुरंत रुक जाएगी, वो उससे गिरने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए डिस्क जैसे टायर नहीं लगाने चाहिए, वलय जैसे टायर लगाने चाहिए, फैशन में नहीं पड़ना है। अब आता जी बल लागू क्वेश्चन। माना कि किसी कण जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर दे रखा है और उस पर लगने वाला बल एफ वेक्टर दे रखा है, तो मूल बिंदु के प्रत्यय इस बल का बलागुण टो टी दे रखा है। वैसे बलागुण टो बोलते हैं बट टो को यहाँ पर क्या दे रखा है, टी। तो टी वेक्टर का सूत्र होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तो सूत्र हो गया। तो कह रहा है कौन सा संबंध सही है। अब इसमें देखो क्या कर रखा है, आर को टी से, आर और टी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, एफ और टी का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। ऐसे आर टी एफ टी सबके डॉट प्रोडक्ट यानी जो फाइनल इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, आर और एफ की क्रॉस प्रोडक्ट टी आता है, उस टी का वापस आर से और एफ से इसने डॉट प्रोडक्ट दिया है। और डॉट प्रोडक्ट दोनों, एक तो दोनों का मान 0 0 दे रखा है, दोनों का मान नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मान 0 इसका नॉट इक्वल टू 0 और इसका नॉट इक्वल टू 0 इसका 0 दे रखा है। तो हमें थोड़ी ध्यान रखना है कि पहली बात तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से टी आता है, तो फिर दो सदिश राशियों के सदिश गुणनफल से जो तीसरी राशि प्राप्त होती है वो भी सदिश होती है और उस सदिश राशि की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। यानी टी जो है ये सदिश राशि है लेकिन इसकी दिशा इस आर के भी लंबवत है और टी का दिशा एफ के भी लंबवत है। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। क्या बार ऐसा ही लिखा हुआ पूछ लेता है। जिन दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनसे तीसरी राशि सदिश प्राप्त होगी, उस तीसरी सदिश राशि की दिशा उन दोनों के ही लंबवत होती है। इसलिए मैंने लंबवत दिखाया यहाँ, आर के भी लंबवत है टी और एफ के भी लंबवत है। अब ये दोनों चीज़ लंबवत हैं तो टी का और आर का अब आप डॉट प्रोडक्ट कर, सॉरी हाँ डॉट प्रोडक्ट कर दें। जो चीज़ लंबवत थी उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणा, तो अदिश गुणा होता है टी आर कोस थीटा, ये लिखेंगे अपन। तो टी और आर का मान जो भी है, लेकिन चूंकि अपन देख चुके पहले दोनों टी और आर क्या है, लंबवत हैं। लंबवत तो कोस का मान कितना आएगा 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0। ये जब 0 का तो पूरा ही प्रोग्राम क्या हो गया है, 0 हो गया। ऐसे ही टी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, इनका निकाल तो टी एफ कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर भी टी और एफ में कोण कितना होगा 90 डिग्री। लंबवत है इसलिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो दोनों का गुणनफल टो का आर के साथ भी और एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा 0 होता है। इस तरह ध्यान रखें। नेक्स्ट, यदि निकाय पर कारक बाह्य बलागुण टी बराबर 0 है तब ओमेगा 0 जे 0 एफ 0 अल्फा 0, तो टो 0 का यानी बलागुण नहीं है तो कोणीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। जैसे रेखीय वेग नहीं होगा, सॉरी बल नहीं होता है, रेखीय त्वरण उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वेग तो हो सकता है। गाड़ी है चल रही, समान स्पीड चल रही है, यानी अपन बल नहीं लगा रहे, स्पीड बढ़ नहीं रही लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर बलागुण टो 0 होगा तो फिर कोणीय त्वरण अल्फा 0 होगा। ठीक है, इस तरह से तो अल्फा का मान 0 कर देना है। टो 0 होगा तो बल भी 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बल होते हुए भी टो 0 हो सकता है क्योंकि टो बराबर आर एफ कोस थीटा होता है, सॉरी आर एफ साइन थीटा। इस तरह से तो थीटा पर भी डिपेंड करता है इसका मान। तो बल तो अपन लिख रहे हैं लेकिन मान लो थीटा का मान 0 डिग्री है तो टो क्या हो जाएगा 0, यानी बल होते हुए भी टो तो 0 हो सकता है। तो टो 0 है तो ऐसा कोई गारंटी नहीं कि बल 0 हो ही। इस तरह तो बल 0 होने की गारंटी नहीं, हो सकता है टो 0 हो तो बल भी 0 हो सकता है, लेकिन है ऐसा जरूरी नहीं, श्योर नहीं है इसमें। अल्फा कन्फर्म 0 है, जे 0 नहीं होता, कोणीय वेग भी 0 नहीं हो, क्योंकि अल्फा नहीं है, कोणीय वेग क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ये, और जे भी कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे लेकिन 0 नहीं होंगे। नेक्स्ट, एक पहिए पर लगने वाला नियत बलागुण इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में a0 से 4a0 कर देता है, तो बलागुण का परिमाण क्या होगा। बलागुण जो होता है वो कोणीय संवेग में, जैसे बल होता है रेखीय वेग, रेखीय बल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर होता है, ऐसे ही बलागुण जो होगा वो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और बलागुण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर। तो डेल्टा J2 माइनस J1 अपॉन डेल्टा टी। तो कितनों का फाइनली है 4a0, कोणीय वेग संवेग कितना हो गया और पहले कितना था a0 और टाइम कितना लगा इसमें 4 सेकेंड। तो 4a0 माइनस 10 तो 3a0 अपॉन 4, ये आंसर आ गया इसमें।
तो ये ध्यान रखेंगे अपन सूत्र को। नेक्स्ट आर बराबर मान दे रखा है आपको, कार्य बल दे रखा है, तो बल आघूर्ण का मान वही बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर आर और एफ इस तरह सदिश रूप में दे रखे हैं, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर देना है। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ आर ही पहले आएगा, आर ही पहले आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, इसलिए एफ को पहले नहीं लिख सकते, आर को बाद में नहीं लिख सकते, आर ही पहले लिखना है। तो अब आर का मान ही हो गया। तो अपन को आर का जब तुम ये इस तरह मान दे रखे हैं तो सदिश गुणा करने के लिए अपन बता रखा था तरीका आपको, इसको ये कॉलम के रूप में लिख लें, आई कैप जे कैप और के कैप में मान लिख लें। इधर आर के मान लिखेंगे, फिर एफ के मान लिखेंगे, जो पहले लिखेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसको नीचे लिखेंगे, एफ बल। आर का मान आई जे के, आर का मान है 7 आई कैप, तो 7 लिख देंगे। 3 जे कैप, तो जे के 3 लिख देंगे। के कैप, ये 1 के कैप है तो यहाँ 1 लिख देंगे। एफ में -3 आई कैप, तो -3। जे कैप है यहाँ 1 जे कैप मतलब 1 हो गया, और 5 के कैप मतलब यहाँ 5 लिख दिया। अब उसके बाद अपन टो, तो टो वेक्टर बराबर यहाँ आई लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे, फिर -j लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस के लिख करके ब्रैकेट बनाएंगे। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका, कि जिन दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो उनको पहले इस तरह से कॉलम के इनका मान लिख लें, और फिर इस तरह का एक फ्रेम बनाएं। यहाँ प्लस आई -j प्लस के, ध्यान रखना है माइनस ही लिखना है। और अब इस ब्रैकेट में क्या बढ़ना है, तो ब्रैकेट में देखो आई क्या, आई का मान लिखना है यहाँ आई वाले में, तो इस आई वाली राशि को छुपा लेंगे। यहाँ आई के नीचे दो जो मान थे इनको छुपा लेंगे, बाकी को गुणा करेंगे। पहले इन दोनों गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तो ये 5 से 15 हो गया, वो 15 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस ही लगाएंगे और एक एकम एक ये वाला गुणा लिखेंगे। क्या कर रहा हूँ, इस आई कैप वाला ब्रैकेट बढ़ना है, तो इस आई कैप के नीचे की राशि को ढक लें और बाकी दो को गुणा करें। पहले इधर गुणा करें, फिर इधर गुणा करें, इधर का गुणा के साथ लिख करके उधर को माइनस करेंगे। फिर माइनस जे कैप, जब जे कैप का ब्रैकेट बढ़ना है तो जे कैप वाला राशि को ढक लेंगे, फिर बाकी को गुणा करेंगे, 7 5 35 और माइनस ही लगाएंगे, और ये -3 गुणा 1 तो जाएगा -3, और प्लस के कैप, जब के वाला ब्रैकेट भरेंगे तो के वाला राशि को ढक लेंगे, इनको गुणा करेंगे, 7 एकम 7 माइनस ये -3 गुणा 3 तो हो जाएगा -9, इस तरह से। अब इनको आप सोल्व कर लेंगे। आई कैप 15 से किया तो 14, ये -j कैप, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 35 और 3 38, ये प्लस के कैप, ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 16, तो ये आ गया 14 आई कैप -38 जे कैप और प्लस का 16 के कैप। तो 14 आई कैप ये प्लस वाला, -38 जे कैप प्लस का 16 के कैप। तो सिंपल से गुणा करके लिखना है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जरूर सेकंड ग्रेड में। लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की घूर्णी गतिज ऊर्जा ई है और जड़ता गुण आई है, तो वस्तु का कोणीय संवेग क्या होगा। थोड़ा गतिज ऊर्जा में संवेग में संबंध ध्यान रखें आप। अगर रेखीय गतिज ऊर्जा की बात करें अपन, तो ई बराबर p²/2m होता है, रेखीय संवेग का वर्ग बटा 2m द्रव्यमान, तो ये आ जाएगा रेखीय गतिज ऊर्जा। ये रेखीय गतिज ऊर्जा है और ये रेखीय संवेग है। अगर p निकालना है तो p बराबर हो जाएगा √2me, 2m और e को गुणा कर लें, 2m ही हो गया बराबर p², p निकाल दो उसका रूट कर देंगे। ऐसे ही कोणीय के लिए भी होता है, कोणीय के लिए गतिज ऊर्जा e लिखा अपन ने, तो यहाँ से p लिखा है रेखीय संवेग, उसके लिए लिखेंगे कोणीय संवेग j, ठीक है, जो पूछा ना मेरे कोणीय संवेग ये वाला। तो ये कोणीय संवेग का प्रतीक j लिख देते हैं अपन p की जगह j²/2m। अब रेखीय गति जब कोणीय गति कर रहा है तो द्रव्यमान की जगह लिखते हैं अपन जड़त्व गुण, ये ध्यान रखें। और ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है, सिंबल वाले ई लिख रहे हैं, लेकिन घूर्णन गतिज ऊर्जा है तो यहाँ कोणीय संवेग आएगा, रेखीय गतिज ऊर्जा तो रेखीय संवेग आएगा, सॉरी घूर्णन गतिज ऊर्जा में कोणीय संवेग और रेखीय गतिज ऊर्जा में रेखीय संवेग। तो हमें j पूछा था, तो वही j² बराबर क्या हो गया 2ie, तो j बराबर इसका अंडरूट कर देंगे 2√2i, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन, उम्मीद करते समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कभी रिपीट कराना हो या कुछ और डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं।